The Best International Film Award honorary category goes to Dr. Chu Bao Kui from Vietnam. The Best International Film, इनकी जो फिल्म है उनको ऑनरेरी पुरस्कार, कुछ तो प्रतियोगिता के पुरस्कार होते हैं जो हम आखिरी दिन अपनी स्टार नाइट में देंगे, लेकिन ये वो पुरस्कार है जो हम दे रहे हैं, ऑनरेरी पुरस्कार हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से। हाँ देखिए, फिल्म का तो एक मकसद है, उस मकसद से हमने फिल्म बनाया, दो देशों के बीच में प्यार को प्रमोट करने के लिए, म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए। और इस फिल्म का मकसद यही है कि लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया और वियतनाम के कल्चर का और दोनों के बीच में जो कॉमन बातें हैं, आपको सरप्राइजिंग लगेगा 1000 साल पहले के ऐसे सबूत हैं जिससे साबित होता है कि इंडिया और वियतनाम एक कॉमन कल्चर शेयर करते थे। तो उस चीज़ को सामने रखने के मंशा से ये फिल्म बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वियतनाम में जब रिलीज़ करेंगे इंडिया के साथ साथ वहाँ भी लोग इसे तो वो एक कोशिश है, तो कोशिश के तहत और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत और वियतनाम का जो कल्चरल हेरिटेज है वो 1000 साल पुराना है। कई बार ऐसा लगेगा आपको कि ये कोशिश जो आपने देखी कि इससे कोई वॉर थोड़ा ना रुक जाएगा, तो मैं उसको ऐसे लेता हूँ, ज़रा सोच के देखिए, जब वॉर शुरू हुआ था ईरान और यूएस इजराइल, हमें ये लगा था कि भाई वॉर उधर हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन आज की तारीख में आप जानते हैं कि सिलेंडर हमारे घर पे नहीं आ रहा। तो इससे ये समझ आती है बात कि जिस प्रकार दुनिया में कहीं भी और वॉर हो रहा हो, तो उस हमारे देश में ऐसे लोग जिन्होंने ईरान का नाम तक नहीं सुना होगा, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो फर्क तो पड़ता है, राइट। ठीक इसी तरह से इसका उल्टा कर लीजिए कि छोटी छोटी बातों से अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पीस, थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ाते रहेंगे तो उसका फर्क भी उसी तरह से पड़ेगा जिस तरह से ईरान में वॉर हो रहा है और घर में चूल्हे में हमारा नहीं चल रहा। लेकिन ये चूल्हे की बात कर दी तो मैं ये बोलूँगा कि आजकल जो सबसे ज़्यादा महंगा है, लोगों का ध्यान है वो सोना चांदी ज़्यादा कहीं ये है कि सिलेंडर मिल जाए, नहीं तो हम अगला खाना कैसे खाएंगे। मैं अपना सिलेंडर अपने साथ ही रखता हूँ। हाँ, वॉर कहीं भी नहीं लड़ना चाहिए और सिलेंडर मैं अपने साथ ही रखता हूँ। ये रहा मेरा सिलेंडर। सर इसका राज क्या है? ये मैं बताने जा रहा हूँ। संदेश ये है कि मान लीजिए एक बात, आप अभी सब लोग जब घर पे जाएंगे, वाकई में ऐसा हो जाए, हो ही गया वैसे तो, कि सिलेंडर आपका ख़त्म हो गया है और हर जगह कोई एलपीजी वगैरह है नहीं और कोई ईंधन नहीं है और कुक फूड है ही नहीं, जैसा कि हो ही रहा है। पूरी तरह से नहीं हुआ, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए, ढाबे वगैरह बंद हो गए, नोटिस वगैरह आ गया, महंगा मिल रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिन की बात है, 2-4 दिन मिलना बंद ही हो जाएगा। एक ऐसी परिस्थिति जब ये मिलना बंद हो जाएगा वॉर की वजह से, तभी हम आज पीस की बात कर रहे हैं। वंतुनिये प्रेम की सुधार, वंतुनिये का मतलब द लव गार्डन। क्या होगा, इमेजिन करके देखिए कि आपके घर में ये सिलेंडर ना रहे तो क्या होगा। होगा ये कि आपको मजबूरन कच्चा खाना पड़ेगा, जो मिल जाए, फल खाएंगे, कच्ची सब्जी खाएंगे, क्योंकि उसको गर्म तो कर नहीं सकते, कुक तो कर ही नहीं सकते। तो आप ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे जो कच्चा खाया जा सके, जैसे हर तरह का स्प्राउट करके खाएंगे, बादाम वगैरह खा लेंगे, नट्स वगैरह खा लेंगे, है ना, सलाद में जो आइटम होते हैं वो खा लेंगे। और हमने ये देखा है पिछले 20 सालों में, हमारे 1000 से अधिक क्लिनिक्स हैं, 55 हॉस्पिटल्स हैं, एक तो कुरुक्षेत्र में ही है, कि जब हम किसी पेशेंट को उसके डाइट से कुक्ड फूड हटा देते हैं तो 24 घंटा लगता है उसके ब्लड शुगर को तेजी से नीचे आने के लिए। यानी कि अगर ये सिलेंडर खत्म हो जाए तो इट विल टेक ओनली 24 आवर्स, हद से 48 आवर्स। उसका अगर दवाइयों पे है तो दवाई 48 आवर्स के अंदर उसको छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल गो टू लो ब्लड शुगर। और अगर इंसुलिन पे है तो इंसुलिन 50, 60, 70% कम हो ही जाता है। बीपी 3rd डे तक
कम होने लगता है, यानी कि उसकी बीपी की गोली भी छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे हमने देखा कि एक एक करके दवाइयाँ छूटती जाती। थायराइड की दवाई को इट टेक्स 15 डेज टू 30 डेज। ऐसे पेशेंट जिसको 1 साल, 10 साल, 20 साल से जो थायराइड की मेडिसिन पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि अगर ये सिलेंडर वाकई में गायब हो जाए तो बीमारियां भी साथ साथ गायब हो जाएंगी, है ना। और बीमारी गायब होंगी तो हर तरह के हॉस्पिटल भी गायब हो जाएंगे, वो चाहे हमारे हॉस्पिटल क्यों ना हो, है ना। तो वही बोलते हैं ना, आपदा में अवसर, है ना। तो खैर मैं यही बोलना चाहूंगा। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो बात हमें बताई कि आपदा में अवसर, सिनेमा से सरोकार की बात की, प्रेम की बात की, और क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप पूरे हेल्थ कोच में आप हमारे साथ रहते हैं सर, हरियाणा से आप हैं, हमारे लिए फक्र की बात है। कहाँ हरियाणा का मिलेट्स, और जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स पर बात की है, बहुत सारे आज अन्नों की बात करें या खाने की बात करें, इस तरफ से हमारे लोगों को जो स्ट्रेस में है, जो परेशानियों में है, हालत खराब है, समझ नहीं आ रहा बाहर क्या खाएं, अंदर क्या खाएं, कैसे क्या करें, फिल्म के साथ साथ इस पर भी जरूर आप रोशनी डालें। मैंने रोशनी डाला, सिर्फ ये बंद कर दीजिए, नहीं बंद कर सकते तो कम से कम शाम के 6 बजे के बाद मत खाइए, कुछ मत खाइए, राइट। हमने ये देखा है कि अगर हम सूर्य के बाद कुछ ना खाएं, सूर्य के बाद कुछ ना खाएं और उससे पहले डिनर कर लें तो उससे बॉडी का पेन कम होने लगता है, उससे घुटनों का दर्द कम होने लगता है, नींद गहरी होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है, मोटा आदमी पतला होने लगता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। तो खाने पीने को छेड़ना नहीं चाहते तो टाइम ऑफ ईटिंग को छेड़ दीजिए। डोंट ईट आफ्टर 6 PM। यहाँ से जब आप घर जाएंगे तो अपने एक रास्ते से ताला लेके जाइए और किचन में 6 बजे ताला लगा दीजिए, पूरा परिवार सही रहेगा। जिसको जो जो बीमारियाँ हैं, जो मुख्य बीमारियाँ होती हैं, पेन वगैरह, जॉइंट पेन होता है, मोटापा बीमारी है, बीपी है, शुगर है, सो वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। तो 2 बातें तो हमने यहाँ सीख ही ली है, राइट। ये सिलेंडर को कम से कम ये कीजिए कि आपके घर में अगर 1 महीने में 4 सिलेंडर लगते हैं, 4 का 2 सिलेंडर रखेंगे तो उसी रफ्तार से दवाइयाँ भी कम होंगी। क्या बात है सर, है ना। तो ठीक होना बहुत ही आसान है, सिंपल नियम है। बीमार रहना बड़ा मुश्किल है, रोज डॉक्टर के पास जाओ, ऐसी दवाइयाँ जहरीले खाओ जो आपको बीमार मतलब रखने में, कंटिन्यू करने में काम करता है। तो ये 2 बातें जैसे ही करेंगे, मैंने तो ऐसा एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसने ये दोनों चीज फॉलो किया हो और विद इन वीक्स टाइम उसको फर्क ना पड़ा हो, क्लियर कट फर्क ना पड़ा हो। तो स्टार्ट विद दीस 2 थिंग्स। सर एक और छोटा सा सवाल हमारा, बस उसके बाद हम डायरेक्टर सर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मीडिया तो में हमें निकलना पड़ेगा। हाँ, मीडिया की तरफ से हमने जो काम किया, इन्फ्लुएंस जो किया सोशल मीडिया का है, किस तरह से आपने उसके टाइप किया और मीडिया की इंपॉर्टेंस को, सिनेमा की इंपॉर्टेंस को आप कैसे देखते हैं अपने पेशेंट के साथ और अपनी अवेयरनेस के साथ? देखिए, हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। फिजिकल इम्पैक्ट जो आप खाते हैं, मेंटल इम्पैक्ट जो आप देखते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ, देखिए वो जो कि आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाए। वाह वाह वाह, एक बार जरूर इस बात पे तालियां बजती हैं जी। थैंक यू सर। और डायरेक्टर सर आप देना चाहते हैं तो इस सिनेमा के जैसा आप चाहें, हमारी ऑडियंस आपके सामने, और अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो आप पूरी टीम की तरफ से, वियतनाम की तरफ से कोई मोहब्बत का, कोई प्यार का संदेश जो अगर आप चाहें। संदेश ये है कि हम सब एट द एंड ऑफ द डे इंसान हैं, हम सबका रूट सेम है। जैसे मान लो अभी आप देख ही रहे हैं, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। कुछ पिछले साल इसी समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी गर्मा गर्मी थी, लेकिन जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान देखें, कुछ एक टाइम पे सब सेम ही था। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग देशों से, चाहे कोई भी देश हो, एक टाइम पे हम सब सेम ही थे। आज से 150 साल पहले कोई बाउंड्री थी ही नहीं, कोई वीज़ा था ही नहीं, कोई पासपोर्ट था ही नहीं, कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता था। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है और हम सिमटते जा रहे हैं और हम सोचते हैं ये मेरा है, वो तेरा है। तो इन सब के ऊपर आना होगा, इन सब से बाहर निकलना होगा। तो उसी हिसाब से हमने ये मूवी की। म्यूज़िक एक तार है जो जोड़ता है इंसान को इंसान से, देश को देश से। म्यूज़िक लैंग्वेज के बैरियर के बियॉन्ड चलता है, तो म्यूज़िक सीधे दिल में उतरता है। तो इसीलिए वो म्यूज़िक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वॉर का माहौल है पूरे दुनिया में, तो ऐसे में शांति का मैसेज लेके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रोडक्शन की फिल्म भून तुम ये प्रेम की सुरधारा आज इस 8वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ए ओपनिंग फिल्म आज यहाँ पे दिखाई जाएगी। और हमें गर्व है और कि हमारे प्रोफेसर चू बाओ क्वे, जिनका कॉन्सेप्ट है
दो देशों के बीच का जो हेरिटेज है, इंडिया और वियतनाम के कल्चर के बीच का, वो हेरिटेज को सामने रखने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्हीं का कॉन्सेप्ट है और आज उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला, जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहाँ पे हर जगह हेट्रेड है और युद्ध चल रहा है, वहाँ पे प्रेम के संदेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसी डायरेक्शन में प्रोफेसर चू बाओ क्वे ने एक पहला कदम रखा। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे बीच प्रोफेसर चू बाओ क्वे, साथ में वोंग एन जूलिया, हमारी एसोसिएट इन वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और हमारे डायरेक्टर विश्वदीप रॉय चौधरी, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, जो आप 2 बजे आज यहाँ पे स्क्रीन के रूप में देखेंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमारे सीनियर एडवाइजर डॉक्टर आर फुलिया जी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हरियाणा गवर्नमेंट के। और अब आपके मंच आपके लिए है, आपके कुछ सवाल हों हमारे मुख्य फिल्म के जो कॉन्सेप्ट कार हैं, कलाकार हैं वियतनाम से, उनके लिए हों या हमारे किसी के लिए हों, तो सवाल के लिए हम तैयार हैं। सर अरे भाई या द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट टुक टू मेक द फिल्म। Bộ phim này là gần 1 năm, của 2005. Thưa quý vị. To finish this film, we nearly make about 1 year. 2025 we start. सर फिल्म को बनाने की शुरुआत कब हुई? फिल्म जो है 3 जगह पे शूट हुआ था। फिल्म जो है हमने बनाना शुरू किया था सितंबर 24 को इंदौर में हमारा शूट शुरू हुआ था, और उसके बाद वियतनाम में हमने शूट किया था 24 अक्टूबर को, और सांगली में हमारा शूट था लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। कितने हाँ, क्या पूछ रहे हैं? किस ऑडियंस को टारगेट किया गया? देखिए, ये पैरेलल सिनेमा है, ये एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, ये ऑफबीट सिनेमा है, और इस सिनेमा के माध्यम से हम पहले फेस्टिवल्स की ऑडियंस को पिच कर रहे हैं, जो आपका सवाल है। लेकिन ये दोनों ऑडियंस को एक साथ एड्रेस करने के लिए है, क्लास के ऑडियंस को भी और मास के ऑडियंस को भी। और ये डीप थिंकिंग मूवी है, जस्ट नॉट अनदर मूवी। ये फिल्म जो है, हमने जैसा सर ने बताया कि हम एकता का संदेश, मित्रता का संदेश इस फिल्म के माध्यम से देना चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थिति अगर आप विश्व की देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देशों में आपसी वॉर दिख रहा है, सिविल वॉर भी देख रहा है और 2 देशों के बीच में वॉर भी दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों की बात करें, हम छोटे छोटे बातों पर भी लड़ लेते हैं, 2 गाँव के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो क्या है कि अगर आप हमारी संस्कृति को देखेंगे, मेरी जो फिल्म है वो लॉर्ड कृष्णा से लॉर्ड बुद्धा की जर्नी है, भगवान श्री कृष्ण से भगवान बुद्धा की जर्नी है। और भगवान कृष्ण भी हमें शांति का संदेश देते हैं, भगवान बुद्धा भी हमें शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्धा जो है वो वियतनाम के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, भगवान कृष्ण हमारे देश के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन 2 देशों की संस्कृति को साझा करके हमने कोशिश की है कि मित्रता का संदेश, एकता का संदेश हम इस फिल्म के माध्यम से दें, और समाज के बीच में जो विघटन है उसे कम करके एकता कैसे बनाई जा सके, इस दिशा में हमने कोशिश की है। सर, दोनों भगवान जो है वो भारत के ही हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो अलग देश के? और ये नहीं, दोनों भगवान बिल्कुल हमारे ही हैं, दोनों संस्कृति हमारी है। लेकिन क्या है कि अगर आप वियतनाम जाएंगे, हाँ एक सेकंड, अगर आज से 1000 साल पहले की सभ्यता को देखेंगे तो इंडिया और वियतनाम की संस्कृति एक ही थी जी। अभी भी आप वियतनाम जाएंगे तो ये लॉर्ड शिवा के मंदिर हैं जो 1000 साल पहले बनाए, वहाँ भी सेम ही पूजा होता है। वहाँ इनका नाम पगोड़ा बोलते हैं, जो जिसको हम मंदिर बोलते हैं। तो हमारे जो एक पूर्वज थे, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का और वियतनाम का बिल्कुल सेम है। सर, ये फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया सर? द टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस फिल्म? Trong bộ phim này thì không là các người lớn tuổi, trung tuổi và người trẻ tuổi, là rất phù hợp với tất cả những điều kiện của cái việc trong bộ phim. So in my thinking that we want to reach that
not only the adult audience, but also we want to reach the young generations because this film that is the culture exchange between India and Vietnam. So nó lan tỏa cái nghệ thuật giữa quan họ của đất nước Việt Nam với tất cả ca kịch của đất Ấn Độ, nó tương đồng với một sự gắn bó liên kết. सर फिल्म का जो टाइटल है यही टाइटल क्यों रखा गया? Because between India and Vietnam, we have some same of the culture. So through this movie, we want to extend the Quan Họ heritage and both Vietnam culture to the Indian audience and the rest of the world audience. What फिल्म बनाने में लैंग्वेज name of the film Vung Tum Ne is a Vietnamese term and what it means. सर इस नाम के पीछे का राज क्या है? Vườn tình yêu thì biểu lộ cái giữa hai quốc gia của hai nền văn hóa luôn luôn là trên một định hướng của một nghệ thuật là tương đồng và hiểu nhau hơn và đưa cái nền văn hóa của hai quốc gia để cho thấy tất cả thế giới hiểu hơn được tất cả những cái gì của hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. Yeah, when I put the name that Vườn Tình Yêu, I want to say that the love between two country, the culture of two countries, because as I told already, that between Vietnam and India, we have the same culture. So I want that the love is not only love between the person, but the love between two countries, especially the culture of two countries. Không phải cái bộ phim Vườn Tình Yêu là yêu nhau nam nữ mà yêu nhau bằng văn hóa của hai quốc gia. Person, but also that the love of two countries, culture of two countries. सर लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी मूवी बनाते हुए क्या मुश्किलें हैं? डॉक्टर BRC जी की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था सर आपका? ये योगदान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म और मैं चीफ एडिटर हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। हमारे RR फुलिया जी एडवाइज़र हैं। तो मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो रोल प्रोफेसर चू बाउ क्वे का था और एज ए डायरेक्टर रोल विश्वदेव रॉय चौधरी का था और मेरा रोल ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। सर भविष्य में दोबारा ऐसी फिल्म का निर्माण करेंगे क्या आप? या इन फ्यूचर डू यू हैव एनी प्लान टू मेक अ सिमिलर फिल्म? Trong tương lai, tôi rất muốn các nhà làm phim của Ấn Độ cũng như kết hợp với đất nước Việt Nam chúng tôi của các hãng phim truyền hình cũng như phim truyện để kết hợp làm những cái việc bảo tồn văn hóa giữa hai quốc gia. Tôi rất mong muốn có những nhà như là kịch rồi viết kịch những cái bộ phim hay hơn nữa để chúng tôi được sự tham gia. Yeah. In future, I really want to have some more international film between the Indian film maker and even Vietnam filmmaker to continue to extend the culture between two countries. Yeah. Sir, how did you language select barrier cast and होने- team? How did you select cast and team? Cái tiêu chí lựa chọn diễn viên ra một phim. Tiêu chí thì với tôi cũng là một nghệ sĩ của Việt Nam, tôi yêu cái văn hóa truyền thống, bảo tồn truyền thống. Tôi cũng yêu tất cả các nghệ sĩ lựa chọn. Các nghệ sĩ cũng là hát truyền thống về âm nhạc, về những làn điệu truyền thống của Ấn Độ. Yeah, because I'm also the artist, especially I'm the folk song artist. So I also want to choose when we have the casted also the artist, traditional actor or actress. Yes. What is the film simple term? फिल्म कितनी लंबी है, कितने घंटे की है? टाइम ड्यूरेशन? फिल्म जो है 1 घंटा 1 hour 43 minute की है। सर लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी कितनी मुश्किलें आई मूवी बनाते हुए? यानी भाषा की वजह से तो कोई मुश्किल आई नहीं है अगर आप मुझसे पूछेंगे,
और वियतनाम में जब हम गए थे तो हमने वहाँ पर भी फिल्म को शूट किया था, तभी भी वहाँ के इंटरनेशनल क्रू के साथ भी हमने काम किया। भाषा कोई मुझे नहीं लगा। कितने लोग आपसे इस फिल्म के द्वारा जुड़े हुए हैं और कितने स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? यानी मेरी जो क्रू है इंडिया की क्रू, वो तो 90 पीपल्स की क्रू है, जिसमें मेरी पूरी टीम है। डीओपी की टीम है, म्यूजिक डायरेक्टर की टीम है, लैब की टीम है, वीएफएक्स की टीम है। तो 90+ लोगों की मेरी अपनी मुंबई की टीम है। और अगर मैं वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम में मेरी जो टीम थी, इंटरनेशनल क्रू टीम, वो 45+ लोगों की थी। सर एक सवाल है, फिल्म में कोई यादगार पल कोई कहना चाहोगे आप, जो कि कोई यादगार पल हो इसमें? Any very interesting, memorable moment during the whole process of filming? Theo tôi thì bất cứ một cảnh nào của Việt Nam hay Ấn Độ tôi vẫn yêu quý nhất, vì là hôm nay tôi đứng trên phương diện ở tại hậu trường họp báo. Tôi muốn nói với tất cả quý vị và các nhà làm phim và tất cả những là tình cảm tràn đầy, cũng như là các nhà báo tiếng, báo hình cho tôi cơ hội ngồi đây để tôi chia sẻ tất cả những gì mà cuộc đời của tôi hôm nay tôi vinh dự nhất. Lúc nào tôi cũng vinh dự khi tôi đến Ấn Độ. Tôi luôn luôn tôi yêu thương Ấn Độ và tôi rất quý tất cả đất nước, tất cả các kịch sĩ và nhân vật của Ấn Độ đã cho tôi một cái tình cảm tôi không nói được. With me, this film is unforgettable memory of even every single moment when we shooting both in Vietnam and India, and especially because I am an artist, so I love that even in the artists of India and when I come to India, it's emotion, and right now very emotional moment. So tôi rất cảm ơn I cannot say by words. Các nhà tổ chức, And I đã want làm to phim say của Ấn Độ thank cùng you, với Việt Nam. organizer. Tôi cảm ơn báo tiếng, báo hình, Thank you for rồi media. tất cả những tình cảm Television. dành cho अच्छा, tôi. एक सवाल डायलॉग सुना दो। आज के समय में जहाँ लोग अच्छा, अभी सर का फ्लाइट भी है। सर और एक सवाल आज के समय में जहाँ लोग one small dialogue, अच्छा one line from the film. कोई सबसे अच्छा डायलॉग इस फिल्म का समझ में आएगा, सब अच्छा ही होगा। Any famous dialogue from the film would you like to say? Này rồi tất cả cảm ơn mọi người đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay và niềm vui. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you, thank you. That's the song in this film, made by him and sing by him. So now once again, we want to say thank you for all media when you come here. Và tôi cảm ơn tất cả đất nước Ấn Độ, tất cả nhà báo hình, báo tiếng và tất cả các nhà các đạo diễn, các kịch sĩ và nghệ sĩ. Bây giờ là phải xin phép cho tôi đưa ra sân bay để trở về Việt Nam. Tôi có công việc. डॉक्टर साहब एक सवाल Once again, I want to say thank you for all the media here because now I must go to the airport to take the flight to come back at once today. See you soon in the very near future. Sorry, Klaus. No, wait. Thank you very much. डॉक्टर साहब एक सवाल है बस, क्या हेल्थ के साथ साथ आप मूवीज में भी आ रहे हैं क्या? नहीं मूवी में नहीं आ गए। Okay, let's start. मूवी नहीं बताना पहले। मेरे फ्रेंड्स सभी मीडिया के साथी एक बार हम ग्रुप फोटो के लिए और हम एक लॉन्च कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट। सब लोग साथ खड़े हो जाए प्लीज। वी हैव स्पेशल मोमेंट।